नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की चित्रकला का था। जो भी बच्चे इसी वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और ऐसे टॉपिक को रटा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ें इनकी क्लियर नहीं होगी ना तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप शुरू से देखें। तो राजस्थान की चित्रकला का कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक, इसका पार्ट फर्स्ट है वो मैंने बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से पार्ट फर्स्ट को देखना और उसके बाद में आज वाली वीडियो को देखना, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और बेहतर से बेहतर समझ पाओगे। उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू लगातार हमसे जुड़े हैं और लगातार वीडियोज़ देख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और कोई भी प्रेशर नहीं है आपके ऊपर एग्ज़ाम का। तो आप आराम से पढ़ें, चीज़ों को बेसिक से पढ़ें और पूरा डेप्थ में चीज़ों को डिस्कस करें, जिससे कि कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में अगर पूछी जाए तो आप उसे सही कर पाओ। तो आज हम जो चीज़ करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, राजस्थान की चित्रकला का कल बेसिक पढ़ा था कि उसका उद्भव कैसे हुआ, ये कल हमने जाना। और उसके बाद में हमने जाना कि नामकरण किस हिसाब से हुआ राजस्थान की चित्रकला का, वो कल की वीडियो में हमने समझ लिया। कल की वीडियो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम लगातार जो पढ़ेंगे वो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर चित्रकला का विकास हुआ, चित्रकार हुए, किस तरह चित्रकारी की गई है ना। तो उसी सीरीज़ के अंदर सबसे पहले आज हम मेवाड़ स्कूल को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? मेवाड़ स्कूल को। और मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी, जैसे उदयपुर शैली आगे आपकी है, उसके बाद में राजसमंद के अंदर श्रीनाथ द्वारा शैली आ गई, देवगढ़ शैली, इन चीज़ों को डिस्कस करें और कैसे प्रश्न बनेंगे ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल में आप श्रीनाथ द्वारा शैली है, श्रीनाथ जी की जो कृष्ण जी का अवतार है वो है, देवगढ़ शैली है, उदयपुर शैली है। तो वन बाई वन हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा उदयपुर शैली के बारे में, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ उदयपुर शैली, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। उदयपुर शैली, मेवाड़ स्कूल बोल दो या उदयपुर स्कूल बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि मेवाड़ को उस समय उदयपुर के नाम से ही जाना जाता था। तो सबसे पहले अगर उदयपुर शैली की बात करें तो इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा था? ये प्रभाव पड़ा था जैन शैली का, गुजरात शैली का, अपभ्रंश शैली का, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ थोड़ा सा कि सबसे पहले जो इसके ऊपर प्रभाव था, किसका प्रभाव था उदयपुर शैली के ऊपर? आप कहोगे सर जैन शैली का, आप कहोगे सर गुजरात शैली का, आप कहोगे सर अपभ्रंश शैली का। अब ये जो नए बच्चे वो भी कहेंगे सर ये कैसे प्रभाव पड़ा? यही तो मैंने बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, क्योंकि जैन शैली और बौद्ध शैली एक साथ मेवाड़ में एंटर करते हैं तो मेवाड़ चित्रकला की जन्मभूमि कहलाती है, वहीं से शुभारंभ होता है चित्रकला का। इसलिए जो उदयपुर शैली है, जो मेवाड़ के अंदर जो शैली है, उसके ऊपर जैन शैली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। गुजरात शैली आई थी, गुजरात से आई थी इसलिए, और जैन शैली और बौद्ध शैली का मिक्स रूप था, इसलिए हम इसे अपभ्रंश बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। सबसे प्राचीन शैली है ये, क्या है? सबसे प्राचीन शैली है मेवाड़ की शैली, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये प्राचीन शैली तो हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि सबसे प्राचीन चित्र कौन सा था जो सबसे पहले बनाया गया था। उस सबसे प्राचीन चित्र की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो उस चित्र का नाम क्या है? आप देखेंगे कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये सबसे प्राचीन चित्र है। सबसे प्राचीन चित्र आपसे क्वेश्चन में डेप्थ में चीज़ें अगर पूछी जाए, आरएस लेवल के एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन चित्र का जो नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रह जाएगा। ये इसके चित्रकार कौन थे? इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे भी? कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। और ये कब बनाया गया था? ये 1260 ईस्वी के अंदर निर्माण इसको चित्रकार कमलचंद ने इसको बनाया था, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न और डेप्थ में पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में, उसमें शासनकाल किसका था? तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ का। उसमें जो राजा था वो कौन सा? तेज सिंह था। कौन था?
तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रकारी हुई थी। इसका शासनकाल था 1203 से लेकर 1273 तक ईस्वी तक था तेज सिंह का शासन। ठीक, एक इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न बनता है। उसके बाद में आपको ये पूछ ले कि ये कौन सा प्राचीन चित्र का नाम बताओ, ये चित्रकार कौन था, कौन सा राजा था। अगर ये ना पूछे तो एक प्रश्न और डेप्थ में पूछ सकता है, ये किस पे बनाया गया था, ये ताड़ के पत्ते पर बनाया गया था। किसके ऊपर, ताड़ के पत्ते के ऊपर बनाया गया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ताड़ के पत्ते के ऊपर इसे निर्मित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर देखते हैं कि प्राचीन शैली थी तो प्राचीन चित्र कौन सा था। सबसे पहले जो बनाया गया था वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद के द्वारा 1260 ईस्वी में बनाया गया था। उस समय शासनकाल किसका था, तेज सिंह का था। और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रकला दिखाई गई थी वो ताड़ के पत्ते के ऊपर दिखाई गई थी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इसके चलते बहुत से राजा हुए, है ना। इस मेवाड़ के अंदर आपको पता है बहुत से, राणा प्रताप था, फिर अमर सिंह उसका पुत्र था, और राणा सांगा, राणा कुंभा, ये भी चित्रकारी करते थे। लेकिन जो फेमस काल रहा है, जो गोल्डन एज से हम कहते हैं, स्वर्णिम काल रहा है चित्रकला का, वो जगत सिंह के काल को माना जाता है। उदयपुर से लेकर किसके काल को, कि स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल किसके काल को माना गया है, तो आप कहोगे सर जगत सिंह प्रथम के, जगत सिंह प्रथम के काल को माना गया था। इसका शासनकाल अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक रहा है। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने चित्रशाला विभाग की रचना की थी। इसने क्या की थी, चित्रशाला विभाग की रचना की थी। चित्रकला विभाग या चित्रशाला विभाग की रचना की थी। उस विभाग का नाम क्या था, उस विभाग का नाम था चितेरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ओवरी, या इसका दूसरा नाम ये भी था तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों। तो ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तस्वीरारो कारखानों या चितेरों की ओवरी, ये विभाग चित्रकला का विभाग इसे जगत सिंह प्रथम ने बनाया था और बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम किया था। इसलिए इसके काल को चित्रकला का क्या बोला जाता है, स्वर्णिम काल बोला जाता है। इसके समय के अंदर चित्रकार कौन थे भाई, चित्रकार भी पूछे जा सकते हैं। इसके चित्रकार कौन थे, एक तो शहाबुद्दीन, और वह कौन था, मनोहर सिंह। ये चित्रकार थे इसके शासनकाल में। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि स्वर्णिम काल किसका था, जगत सिंह के काल को स्वर्णिम काल में, क्योंकि इसने चित्रशाला विभाग, चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों। तो बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न बनेगा कि चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों किसने निर्माण करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो सन भी पूछ ले तो आपको ये बताना है इस शासनकाल के अंदर हुआ था, इसलिए इसका स्वर्णिम काल बोला गया है। तो आपको ध्यान में होगा इस बात। लेकिन एक बार एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों, एक बार यही प्रश्न आया था कि जो स्वर्णिम काल किसका माना गया। तो उसमें ऑप्शन अगर जगत सिंह होता तो हम सर्वप्रथम जगत सिंह करते, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर जगत सिंह ऑप्शन नहीं दिया। तो ऑप्शन में और ऑप्शन दे रखे, लेकिन एक ऑप्शन था अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप का क्या था, पुत्र था। तो वो टिक करना था। तो बच्चे अक्सर उससे गलत करके आए थे। क्यों थे, मैं उसको बता। उदयपुर का कौन था, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। यहाँ पर ये चावड़ इनकी राजधानी थी। चावड़ में चावड़ शैली पनपी और वहाँ पर चित्रकारी बहुत अच्छे स्तर पे की गई थी। इसलिए जब भी आपको प्रश्न के अंदर ऑप्शन में जगत सिंह प्रथम ना दे और चित्रकला स्वर्णिम काल पूछा जाए तो आपको अमर सिंह टिक करके आना है। और इसका जो चित्रकार था इस शैली के अंदर वो भी निसारुद्दीन, याद रखेंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी, चित्र उदयपुर शैली से रिलेटेड या मेवाड़ शैली से रिलेटेड। ठीक है, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इस शैली के अंदर किस रंग का प्रयोग किया गया था, इस शैली में किस रंग का प्रयोग किया था। तो रंग का समायोजन पूछे तो सीधा सा आपको याद रखें कि मेवाड़ के जो शासक थे, है ना, राणा प्रताप है, राणा सांगा है, ये काफ़ी प्रतापी शासक थे। तो इनको जब भी गुस्सा आता था, ये लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तो लाल और पीले हो जाते थे, लाल पीले हो जाते गुस्से में। तो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर लाल व पीले रंग का यूज किया गया, लाल व पीले रंग का यूज किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, याद रखने की ट्रिक आप समझ गए होंगे। दूसरा इसमें प्रश्न
इसके अंदर कदम के वृक्ष, कदम के वृक्ष प्लस हाथी प्लस आप एक पक्षी था चकोर, चकोर नामक एक पक्षी था, इसके चित्रण भी देखने को मिलते हैं। अब याद कैसे रखो, उदयपुर के अंदर पहाड़ियां हैं और पहाड़ी के ऊपर पेड़, तो पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वृक्ष, कदम के वृक्ष की चित्रकारी अपने को देखने को मिलेगी उदयपुर शैली में। और उदयपुर में आपको पता है कि जंगली जानवर रहते हैं, तो बड़े बड़े जानवर हैं, तो हाथी भी चित्रण देखने को मिले हैं। दूसरी चकोर पक्षी, तो इसका भी चित्रण अपने को देखने को मिला। और आपसे ये प्रश्न पूछा, घुमा के ये पूछ लें कि पक्षी, जो पक्षी का चित्रण सबसे ज़्यादा किसमें फेमस है, तो बूंदी के अंदर फेमस है, बूंदी शैली के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो कदम के वृक्ष का इसके अंदर चित्रण दिखाया गया है, हाथी का चित्रण दिखाया गया है और चकोर पक्षी का चित्रण भी दिखाया गया है। एक प्रश्न और बनता है कि मेवाड़ के अंदर मीराबाई थी, जिसे राजस्थान की राधा के नाम से जानते हैं, तो राधा थी मीराबाई, इसका भी चित्रण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मीराबाई का चित्रण भी आपको इसी शैली के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न किसी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, बस यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। या आपका वैसे तो खेल खत्म हो चुका है मेवाड़ शैली के अंदर उदयपुर शैली का। बताओ समझ में नहीं आया क्या? एक एक चीज़ मैंने बारीकी से डिस्कस की है। ठीक है, इसे नोट कर लें या जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले लें और टेलीग्राम से जुड़ जाए, मैं इसकी पीडी भी वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, तो ये थी भी उदयपुर शैली के बारे में डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब आगे चलते हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में चलते हैं, वहाँ पर जो शैली पनपी उसकी क्या विशेषता रही होगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको उदयपुर शैली बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो नो डाउट चीज़ें बिल्कुल सही हैं और आपको एग्जाम में यहीं देखने को मिलेगा। अब पढ़ते हैं हम नाथ द्वारा शैली। देखो नाथ द्वारा शैली का, अगर ये देखिए नाथ द्वारा कहाँ पर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये नाथ द्वारा ये राजसमंद में है। पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। इस शैली के अंदर जो प्रभाव देखने को मिलता है, तो मैं आपको बताऊँ, इस शैली में जो प्रभाव देखने को मिलता है वो उदयपुर शैली, उदयपुर शैली प्लस में ब्रज शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। आप कहोगे सर कैसे ब्रज शैली का प्रभाव? उदयपुर तो समझ में आ गया, क्योंकि राजसमंद उदयपुर पास पास है, तो हम समझ सकते हैं कि उदयपुर शैली का तो प्रभाव पड़ सकता है इसके ऊपर। ब्रज शैली ये तो यूपी में आ गई है ना, कैसे प्रभाव पड़ा? देखो, एक नाथ द्वारा सिंघाड़ गांव के अंदर एक मंदिर था। देखो ध्यान सुनने इस बात को, ये एक मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक मंदिर था और यहाँ पर हम कह सकते हैं कृष्ण जी की एक मूर्ति थी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे इस बात को कि मथुरा से भागकर पुजारी आए थे कृष्ण जी के बाल रूप को लेकर, छोटी सी मूर्ति लेकर, और वो कहाँ आए थे? सिंघाड़ गांव। कहाँ पे? सिंघाड़ गांव, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में वहाँ पर आके यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करते हैं और एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। ये जो कृष्ण जी की बाल रूप की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की थी, कौन सी की थी? बाल रूप की थी। और बाल रूप के अंदर वल्लभ संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय के लोग बाल रूप में पूजा करते हैं श्री कृष्ण जी की। ये भी आपको ध्यान में रखना। घर में आप लड्डू गोपाल वगैरह रखते हो तो घर वालों से पूछना कि ठीक है बाल रूप पे हम पूजा करते हैं, तो कौन से संप्रदाय के इस बाल रूप की पूजा करते हो? वल्लभ संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। ठीक है, इस बात को अब देखना, इसीलिए ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा, क्योंकि मथुरा से पुजारी लेके इस मूर्ति को, मथुरा में क्या थी? ब्रज भाषा थी, तो वो कहाँ आ गए? सिंघाड़ गांव नाथ द्वारा में आए और इस मंदिर की स्थापना की। तो उदयपुर शैली का तो प्रभाव पड़ा, प्लस में ब्रज शैली का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। तो अब आपको समझ में आ गया ब्रज शैली का क्यों प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रज शैली के अंदर ही कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया गया है। अब देखेंगे जो ये मंदिर बनवाया गया था, भव्य मंदिर बना पूरे भारतवर्ष में। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर, मैं लिख देता हूँ, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का ये जो मंदिर है ये पूर्ण रूप से कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर अंकन किया गया था। बहुत ही फेमस मंदिर है पूरे भारत के अंदर, एक बार जाके आना। ये राज सिंह एक राजा था, राज सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। बहुत ही प्रतापी शासक था, राज सिंह के निर्माण में करवाया गया था। ये एक वो मंदिर है जहाँ पर एक रीट 2013 के आसपास एक पेपर हुआ था रीट का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि एक दिन के अंदर
एक दिन के अंदर ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ 8 बार पूजा होती है? तो 8 बार पूजा ये जो मंदिर है ये श्रीनाथ जी का मंदिर है सिंघाड़ गांव राजसमंद के अंदर, जहाँ एक दिन में 8 बार पूजा होती है। बहुत अच्छा प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया, रीट की आप तैयारी करो, रीट आने वाली है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एक बार फिर, ठीक है। ये आ गया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि राज सिंह के निर्माण के शासनकाल में इसका निर्माण होता है, इस भव्य मंदिर का। ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है श्री कृष्ण जी के पूरी लीलाओं के ऊपर अंकन है। ये बाल रूप की यहाँ पूजा की जाती है, वल्लभ संप्रदाय के लोग बाल रूप में कृष्ण जी की पूजा करते हैं। आपको एक प्रश्न और घुमा के अगर पूछा जाए तो ये भी पूछ सकते हैं, तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 48। लेकिन ये जो पहले था ना, पहले क्या था, ये पहले था NH8 था, उसके ऊपर ये यहाँ पर बना हुआ है नेशनल हाईवे के ऊपर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है। अब आप इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, इससे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यहाँ की जो सांझी बड़ी प्रसिद्ध है, यहाँ की राजसमंद की क्या है, सांझी बहुत फेमस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। सांझी विशेषता है, साथ साथ में लिख रहा हूँ सांझी, यानी सांझी में गोबर से बनाई जाती थी। किससे? गोबर से बनाई जाती थी, यानी दीवारों के ऊपर चित्रकला की जाती थी। दीवारों के ऊपर क्या की जाती थी? चित्रकला गोबर से की जाती थी। कुंवारी कन्याएं क्या करती थी? गोबर के ऊपर डिजाइन बनाना, है ना, आप समझ सकते हो, पुराने गाँव में अभी देखने को मिल जाए। तो यहाँ की सांझी बड़ी प्रसिद्ध है। और केलों के पत्तों का मिश्रण था, तो केले के पत्ते की सांझी बड़ी प्रसिद्ध है। केले की पत्ते की सांझी बहुत फेमस है, इस बात को भी ध्यान रखना। कहाँ पर फेमस है? श्रीनाथ द्वारा के अंदर, राजसमंद के अंदर ये फेमस है। एक दूसरी यहाँ की पिछवाइयाँ बड़ी फेमस है, पिछवाइयाँ यहाँ की बहुत फेमस है। पिछवाइयाँ क्या चीज़ है, आपको प्रश्न ध्यान में होना कि पिछवाइयाँ ने पीछे की छाया, इस तरह से याद करना है, पीछे की छाया, यानी ये जो कृष्ण जी का मंदिर है इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती थी। इसके पीछे यानी कपड़े के ऊपर एक चित्रकारी की जाती थी इस तरह से, और उनके ऊपर इस तरह से कृष्ण जी की लीलाओं का अंकन था, चित्रित किया गया था, उन्हें ही पिछवाइयाँ कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान में पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाइयाँ फेमस है, पूरे भारतवर्ष में फेमस है। तो पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? श्रीनाथ द्वारा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। सांझी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बन सकता है, आपको पता है कि यहाँ पे कौन से रंग का प्रयोग किया गया था, आप कहोगे कौन से रंग का प्रयोग किया, तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी है और पुजारी थे, तो आपको पता है किस तरह के वस्त्र पहनते थे, पीले रंग के वस्त्र पहना करते थे। किस तरह के? पीले रंग के वस्त्र पहना करते थे। प्लस में आपको पता है यहाँ पे जो केले की पत्ती है, केले किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है पेड़ पौधा, तो यहाँ पर हरे कलर का भी यूज किया गया है। तो पीले और हरे कलर का यूज इस शैली के अंदर किया गया है। तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रंग पूछ सकते हैं। दूसरी बात है इसके अंदर और भी क्या पूछ सकते हैं कि यहाँ पर गायों का चित्रण किया गया है। किसके ऊपर, किसका चित्रण किया है? गायों का चित्रण। गायों, क्यों गायों का ऑटोमेटिक ही करेंगे, कृष्ण जी गायों ग्वाले थे, तो गायों का चित्रण भी यहाँ पर अंकित किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पेड़ पौधों का चित्रण भी अंकित किया गया है, पीले व हरे रंग का यूज इसमें किया गया है। बाल रूप का पूजा की जाती है। सांझी प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। ये कुछ प्रश्न है इंपॉर्टेंट नाथ द्वारा शैली से आपसे पूछे जा सकते हैं, और ब्रज शैली का प्रभाव इस पर पड़ा था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो मैंने वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये रीट के अंदर आए हुए प्रश्न है, ये रीट में आया था आपका। और यहाँ पर वो एक प्रश्न जो पीछे रह गया, जो राजसमंद, जो अमर सिंह के बारे में बताया, 2008 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि अमर सिंह के बारे में, ठीक है ना, वो प्रश्न मैंने पीछे वाली उदयपुर शैली में आपको करवा दिया था। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद में आपकी देवगढ़ शैली बच गई, छोटा सा है, वो हम कल करवा दें, कल के वीडियो में करेंगे। आज की 2 शैली हमने की है, नाथ द्वारा शैली और उदयपुर शैली। मेवाड़ स्कूल के बारे में डिस्कशन किया है। तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, चीज़ें निकाल के बुक से लेके आते हैं कि एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और दिल से सपोर्ट करते रहिए हमें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।